हेलो एवरीवन, नमस्कार। राजनीति विज्ञान की ऑप्शनल क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान में जो पाश्चात्य थिंकर का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में हमने प्लेटो के सिद्धांतों का अध्ययन करना शुरू किया और उसमें हमने कुछ सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम जानेंगे कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा या आदर्श राजा का सिद्धांत है वह क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं और क्या जिस दार्शनिक राजा की बात प्लेटो करता है वह वर्तमान संदर्भ में या तत्कालीन संदर्भ में प्रासंगिक था या उसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, या फिर प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, जो दार्शनिक राजा की संकल्पना चाहता है, वह उसकी एक कोरी कल्पना है। इन सब चीज़ों को जानेंगे। और इसी सिद्धांत से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी शायरी किसी ने लिखी है कि विरासत नहीं तय करेंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका है। तो अध्ययन करेंगे आज और हम देखेंगे कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वह क्या है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास में हमने बताया कि क्या क्या अध्ययन करेंगे। जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी एक भूमिका, फिर जो दार्शनिक राजा की बात करता है वह किस आधार पर या उसके लिए किस किस तर्कों को वह देता है कि हमारा दार्शनिक राजा क्यों होना चाहिए। फिर राजा पर जो नियंत्रण के साधन हैं उनको देखेंगे। फिर जो यह दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन यह करता है, इसकी समस्याएं क्या हैं। फिर इसका एक हम मूल्यांकन करेंगे कि आखिर ये जो सिद्धांत है यह कुछ प्रासंगिक है अथवा नहीं है। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है कि प्लेटो एक इलिट वर्ग में यानी कि संभ्रांत परिवार में जन्म लिया था और स्टार्टिंग में वह स्वयं चाहता था कि मैं राजा बनूं, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से थी कि संभव नहीं था कि प्लेटो राजा बन सके। जब प्लेटो ने सोचा कि हम राजा नहीं बन सकते और अराजकता की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति इस कदर थी कि अगर वहां पर कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति उन राजाओं के विरुद्ध या राज्य संचालन के लिए किसी अच्छी व्यवस्था को जन्म देने की बात करता था तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और इसका उदाहरण स्वयं प्लेटो बना और उसके बाद उसने देखा कि संभव ही नहीं है। और इसके पहले उसके जो गुरु थे यानी कि प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जो प्लेटो था एक बड़ा राजनीतिक कार व्यक्ति था, बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था और उसकी मंशा थी कि जो हमारा राज्य है एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर लोगों को अपने ज्ञान को प्रकट करने की स्थिति हो, सभी लोग वहां पर नैतिक रूप से ठीक हों और वहां का जो राजा हो वह इतना प्रकांड विद्वान हो कि उस विद्वत्ता के कारण वह राजकाज का जब संचालन करे तो वह किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित ना रहे, बल्कि अपने राज्य के चरमोत्कर्ष के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। इसीलिए उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि राज्य रूपी नौका को खेने के लिए ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थ नाविक रूपी राजा की आवश्यकता होती है, जो शासन चलाने योग्य हो और आकर्षणों से मुक्त हो और वह जानता हो कि जनता का सुख किस बात में निहित है और वह इस बात को भी भली भांति जानता हो कि राज्य का चरमोत्कर्ष यानी कि सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। यानी कि प्लेटो कहता है कि हम एक ऐसे राजा की संकल्पना करते हैं, एक ऐसे दार्शनिक राजा के बनने के उद्भव की बात करते हैं जो राजा आकर्षणों से मुक्त हो, यानी कि उसे किसी प्रकार का आकर्षण, ना दैहिक आकर्षण, ना संपत्ति का आकर्षण, ये आकर्षण ना हो और वह इस बात को भली भांति जानता हो कि जनता का सुख किस बात में है, यानी कि वह जनता की भलाई के लिए कार्य करे
और राज्य का चहुमुखी विकास यानी कि सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो हमारे राजा को पता होना चाहिए। इसलिए हम ऐसे दार्शनिक राजा की संकल्पना करते हैं। और उसने बताया कि क्या क्या तर्क हैं, किन किन तर्कों के आधार पर या हमारे राजा के पास क्या क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों की भी बात करता है। ऐसे में ही प्रश्न बनाए जाते हैं कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसके पीछे के तर्क क्या हैं और प्लेटो ने दार्शनिक राजा को या दार्शनिक राजा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। चलिए उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो दार्शनिक राजा की विशेषता है कि राजा नैतिक रूप से सद्गुणी होना चाहिए, यानी कि राजा जो हो वह नैतिकता से परे ना हो, नैतिकता से विमुख ना हो, बल्कि उसमें नैतिकता के गुण हो। सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ क्या न्याय होना चाहिए, किसी ने अगर अन्याय किया तो उसके साथ क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यानी कि राजा सद्गुणी हो, वो विलासितापूर्ण जीवन न जी रहा हो कि उसे केवल विलासिता, शासन मिल गया, राज्य मिल गया तो वह केवल विलासिता पूर्ण अपने जीवन का यापन कर रहा है, बल्कि वह सद्गुण, सद्गुण का मतलब सकारात्मक कार्यों, सकारात्मक क्रियाकलापों का संपादन करे। तो पहला गुण उसने बताया कि राजा नैतिक और सद्गुणी होना चाहिए। फिर उसने कहा कि जो राजा है उसके पास इतनी शिक्षा होनी चाहिए, इतना प्रकांड विद्वान होना चाहिए कि समाज में या उस देश में उससे बड़ा कोई व्यक्ति ना हो जो शिक्षा को धारण करता हो। यानी कि सर्वोच्च ज्ञानवान पुरुष जो होगा वही राजा बनेगा, वही दार्शनिक राजा बनेगा। और इसके लिए उन्हें प्लेटो ने बाकायदा एक शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में उसने कहा कि राजा वही बनेगा जो 35 साल से लेकर 50 साल तक, यानी कि 0 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो उसकी शिक्षा प्रणाली है। आगे हम इस सिद्धांत को भी पढ़ेंगे कि प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो प्लेटो ने कहा कि हमारा राजा वही होगा जो शिक्षा व्यवस्था के तहत 0 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया है। उस शिक्षा में क्या है, जीवन पर्यंत शिक्षा यानी कि व्यवहारिक शिक्षा, तर्क शास्त्र का ज्ञाता हो, गणित का ज्ञाता हो, सैनिक शिक्षा उसको प्राप्त हो, संगीत कला की शिक्षा उसे प्राप्त हो और नैतिक शिक्षा प्राप्त हो। तो इस प्रकार के राजा की बात की, यानी कि राजा सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके पास जितने भी राजकाज के संचालन के नियम हैं, उपनियम हैं, विनियम हैं और किस प्रकार से राजा को, सैनिकों को रखना है, किस प्रकार से नैतिक शिक्षा हो है, गणित है, इन सब की जानकारी हो, तभी वह एक अच्छे राज्य का संचालन कर पाएगा। यानी कि राजा बनने के लिए उसने कहा कि राजा के पास एक विस्तृत शिक्षा होनी चाहिए और वह प्रकांड विद्वान होना चाहिए राजकाज के संचालन में। फिर उसने कहा कि राजा परिवार विषयक और संपत्ति विषयक साम्यवाद का पालन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का अपना निजी परिवार नहीं होगा, यानी कि राजा अब शादी नहीं करेगा। ये क्यों कहा, प्लेटो ने ऐसा इसलिए कहा है कि अगर राजा शादी करेगा तो उसकी उससे संतानें होंगी और जब उसकी संतानें होंगी तो वह अपने संतानों के प्रति जानबूझकर या आकर्षण बस या अपनत्व बस अपने बच्चों के लिए अच्छा कार्य करेगा। हो सकता है उत्तराधिकारी में अपने संतान को ही राजा बना दे, या हो सकता है वह अपने संतानों को राज्य का सारा सुख दे दे, अच्छी अच्छी पोस्टों पर अपनी संतानों को रख दे, अपनी वाइफ को रख दे, अपने वाइफ से रिलेटेड उसके जो भाई हैं या बंधु हैं, जो परिवार है, अपने भाई को रख दे। तो उसने कहा कि शादी नहीं करेगा, बल्कि जो राजा होगा वह संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान समझेगा। आज आप देख रहे हैं परिवारवाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संकट है। किसी का फादर प्रधानमंत्री तो फिर उसका बच्चा भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बन रहा है। कोई पार्टी बनाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका फादर था तो उसका बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है। तो इसी समस्या को तभी प्लेटो, देखो कितना बड़ा दार्शनिक है, वो पहले से जानता था। उसने साफ साफ कह दिया अगर राजा बनना है तो आप शादी नहीं करेंगे, संपूर्ण जनता को अपना परिवार मानेंगे,
अब इसकी आलोचना भी इसी आधार पर की जाएगी, उसको आगे पढ़ेंगे। फिर इसने कहा कि संपत्ति विषयक साम्यवाद का भी पालन करेगा। संपत्ति विषयक साम्यवाद का मतलब क्या हुआ कि राजा के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए अलग कार होती है, अलग हेलीकॉप्टर होता है, अलग प्रधानमंत्री आवास होता है, अलग प्रकार से सारी सुख सुविधाएं होती है। लेकिन जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है, जिस दार्शनिक राजा की संकल्पना प्लेटो करना चाहता है, उसने कहा डियर किंग, आपके पास संपत्ति नहीं होगी, आप सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे, सार्वजनिक परिवहन से आएंगे जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर आप रहेंगे। ये नहीं कि आपके लिए गाड़ी बना दी गई, आपके लिए वायुयान उड़ा दिया गया, आपके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, हायर क्वालिटी की सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। आप तो फिर सुख भोगेंगे, और सुख भोगने के लिए आपको राजा नहीं बनाया जा रहा है। तो संपत्ति विषयक, परिवार विषयक साम्यवाद का पालन करने की बात की गई, और आप दोनों चीज समझ गए। तीसरी बात इसने कही कि राजा कानून से बंधा नहीं होगा, बल्कि राजा के द्वारा बोला गया प्रत्येक बात का एक विशेष महत्व है। ऐसे कहते हैं ना कि राजा ने जो कहा वही नियम है, राजा की कही गई हर बात ही संविधान है। यानी कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है, उसे प्लेटो कहता है, देखिए संविधान और कानून से बंधा हुआ हमारा राजा नहीं होना चाहिए। आप इसे संविधान से बांध देंगे, कानून से बांध देंगे, तो फिर एक तरीके से पुर्जा हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, जो मशीनों की तरह कार्य करेगा कि हाँ इसमें ये कमांड दी गई है, इस कमांड का प्रयोग करो। नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार जब आवश्यकता पड़ेगी, हमारे देश का जो राजा होगा, यानी कि प्लेटो ने जिस राजा की बात की, वह स्वयं नियम बनाएगा, स्वयं कानून बनाएगा, ना कि कोई 10 लोग मिलकर संविधान सभा बना लें, 1000 लोग मिलकर संविधान सभा बना लें और उसमें कुछ बातों को लिख दे। अब देख रहे हैं हर बार दुनिया में बहुत से संविधान बने हुए हैं, क्या संविधान के अनुसार देश चल रहा है? कतई नहीं चल रहा है। संविधान की मूल भावना से देश चल रहा है? नहीं चल रहा है। प्लेटो पहले ही जानता था, उसने कहा राजा को कोई जरूरत नहीं है, राजा ने जो कहा वही नियम है। फिर तीसरी अगली बात कही कि राजा न्याय की व्यवस्था करेगा, और न्याय व्यवस्था में प्लेटो ने साफ साफ कहा कि जिसका जो धर्म है, जिसको जो कार्य दिए गए हैं, बेसिकली उसने 3 तरीके के 3 वर्ग थे प्लेटो के राज्य में, जिसका प्रतिपादन प्लेटो ने किया है। सबसे ऊपर दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा। दूसरा वर्ग इसने क्या बनाया? सैनिक वर्ग। फिर उत्पादक वर्ग। और कहा कि सैनिक का कार्य है राष्ट्र की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, तो सैनिक का कार्य ही करेगा। ये नहीं कि सैनिक उत्पादक का कार्य भी कर रहा है, दुकान खोल लिया कि चलो सेना में जब जरूरत पड़ेगी, जब युद्ध लड़ना होगा तब हम चले जाएंगे, नहीं इसके बीच अपनी दुकान चलाते हैं, नहीं 4 व्हीलर निकलवा लेते हैं, 4 व्हीलर चलाएंगे। नहीं, आपका कार्य सैनिक है, आपको युद्ध करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो आप शिविर में आराम करें, आप उत्पादक ना बने। और इसी तरह उत्पादक वर्ग को भी बोला कि आप प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे कार्य करेंगे। ये नहीं कि लगे हाथ बोले चले युद्ध हो रहा है हम चलें सेना में भर्ती हो जाएं और युद्ध भी लड़े, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो यही न्याय था, उसने यही कहा था कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसका सिंपल सा मतलब यही था कि जिसको जो कार्य दिया गया है वह वही कार्य करे, दूसरे के कार्य में हाथ ना लगाए। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांत में दिख रहा है कि भाई आपको कार्य दिया गया है न्याय करने का, तो आप न्याय करिए। आपको कानून बनाने का कार्य दिया गया है, आप कानून बनाइए। ये नहीं कि कानून बनाने का भी काम कर रहे हैं, न्याय करने का भी कार्य कर रहे हैं। यानी कि आपको जो अधिकार दिए गए, आपको पढ़ने का काम दिया गया, आप पढ़िए। आप राजनीति मत करिए। अगर राजनीति काम करना तो आप राजनीति करिए, उत्पादक मत बनिए, सैनिक मत बनिए। तो ये था न्याय। फिर अगली बात उसने कही कि राजा शिक्षा में परिवर्तन ना होने दे। यानी कि शिक्षा व्यवस्था क्या थी कि 0 से 5 वर्ष तक के जो लोगों को शिक्षा देनी है, फिर लोगों को आगे वाली जो शिक्षा देनी है, यानी कि सैनिक वर्ग को जो शिक्षा देनी है सैनिक वर्ग को दिया जाए, शासक वर्ग को जो शिक्षा देनी है शासक वर्ग को दिया जाए, उत्पादक वर्ग को जो शिक्षा व्यवस्था दी गई है वह उत्पादक वर्ग को दी जाए। तो राजा जो है वह शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और राजा इस बात की कोशिश करेगा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं,
उनको भी शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी कि संपूर्ण समाज को शिक्षा की व्यवस्था हो। और एक जो क्रम डिसाइड किया था शिक्षा का प्लेटो ने, और उस क्रम के पूरा होने पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। परीक्षाओं के आयोजन में जो व्यक्ति पास हो उन्हें ही शिक्षा दी जाए। मान लीजिए 20 वर्ष तक की शिक्षा पूरी हो गई, अब 20 वर्ष से आगे की शिक्षा तभी दी जाएगी जब 20 वर्ष बाद एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा, और इस प्रतियोगी परीक्षा में जो व्यक्ति पास होगा उससे ही आगे की शिक्षा दी जाएगी। तो ये थी शिक्षा व्यवस्था। आगे हम इस शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। उसकी विशेषता क्या है, उसके दोष क्या हैं, और उसका एक मूल्यांकन। फिर अगली बात उसने कही कि राजा का यह कर्तव्य होगा कि राज्य में विषमता न उत्पन्न होने पाए, यानी कि संपत्ति विषयक जो विषमता है। आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आती है कि दुनिया के 1% लोगों के पास विश्व का 73% धन है, यानी कि जो विश्व की 1% जनसंख्या है उसके पास वर्ल्ड का जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वह 73% है। ये क्या दिखा रहा है? आय की विषमता दिखा रहा है। अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत के 1% जनसंख्या के पास भारत का 22% धन है। बताइए ये क्या है? विषमता है। तो प्लेटो ने कहा कि डियर किंग, आपका यह दायित्व होगा कि राज्य में जो संपत्ति है वह किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, कि कोई करोड़पति है, कोई तो एरोप्लेन से चल रहा है और किसी के पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं है, किसी के कुछ लोग हैं जिनके पास करोड़ों में प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग हैं जिनके पास एक कमरे की भी जगह नहीं है, कुछ लोग हैं 10 बीघे में आवास बना के रखे हुए हैं, और कुछ लोगों के पास एक 10 फुट 15 फुट 20 फुट का भी जगह नहीं है कि वो अपना घर बना ले। तो इस प्रकार की जो विषमता है या ना होने पाए, यह राजा का दायित्व होगा। फिर अगली बात उसने क्या कही कि राज्य का आकार नियंत्रित रखे राजा, यानी कि प्लेटो ने कहा कि जो राज्य का आकार है वह निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि रूस की तरह, चीन की तरह। रूस देख रहे हैं यूक्रेन पर अटैक किया पड़ा है, चीन लगातार अपने अड़ोसी पड़ोसी देश को मिलाने की कोशिश कर रहा है। भारत का भाग मिला ही लिया अक्साई चीन, क्योंकि दार्शनिक राजा की हमारे यहाँ कमी थी। नेहरू जी, उन्हीं के जमाने में हो गया, और नेहरू जी कहते थे सेना का कोई काम ही नहीं है। सेना काम तब उन्हें पता चला जब अक्साई चीन चला गया तब। लेकिन इसके विरुद्ध प्लेटो कहता है कि देखिए, राज्य का जो आकार है ना, ये निश्चित होना चाहिए या नियंत्रित होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इसी में अगली बात जो कही थी प्लेटो ने, जो आज विश्व स्तर पर सभी लोग कह रहे हैं कि राज्य की जो जनसंख्या है वह नियंत्रित होनी चाहिए। नियंत्रित जनसंख्या, नियंत्रित जनसंख्या। आप देख ही रहे हैं विश्व स्तर पर आज कितनी जनसंख्या को लेकर प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय प्लेटो ने इस बात को कहा था कि देखिए, राज्य की जो जनसंख्या है वह नियंत्रित होनी चाहिए। ये नहीं कि राज्य में असीमित मात्रा में जनसंख्या है, जनसंख्या भी नियंत्रित हो और राज्य का आकार भी निश्चित हो। ये नहीं कि एक ट्रेन में बैठने की जगह 10 लोगों की है, बैठ रहे हैं 1000, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। कुछ लोग नहीं चढ़ पाए तो छत पर ट्रेन की चढ़ गए और तार में कट के मर गए, बिजली के तारों में जलकर मर गए। तो प्लेटो ने कहा कि डियर किंग, आपका यह दायित्व होगा कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण रखेंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकते हैं। और आप देख रहे हो प्लेटो की प्रासंगिकता, जनसंख्या कानून लाया जा रहा है ना, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है ना, अभी आगे इसको पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों को उसने कहा कि हम जो दार्शनिक राजा बनाना चाहते हैं वह क्या क्या कार्य करेगा और उसके पीछे के क्या तर्क थे। अब ये अच्छी बात हो गई, लेकिन अब आपने देखा कि प्लेटो ने राजा को संपूर्ण शक्ति दे दी कि आप सारा कार्य करें। ऐसे में आप जानते हैं कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट बनाती है। इस बात का एहसास प्लेटो को भी था। इसलिए प्लेटो ने जो राजा है, जो दार्शनिक राजा है, वह राजा की भांति कार्य करे, यानी कि उसकी जो मनोभावना है वह राज्य हित में हो। उसके लिए उसने राजा पर कुछ नियंत्रण लगाए हैं, यानी कि राजा निरंकुशता का शिकार ना हो जाए। इसलिए प्लेटो ने कुछ नियंत्रण लगाए हैं अपने राजा पर,
नियंत्रणों को हमें अध्ययन करना है और एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पहली बात उसने क्या नियंत्रण लगाया कि राजा न्याय व्यवस्था बनाए रखे, यानी कि राजा अपने राज्य को चिरकाल तक, लंबे समय तक तभी सर्वाइवल कर पाएगा जब वह न्याय बनाए रखे। और न्याय का मतलब क्या था कि जिस वर्ग को जो कार्य दिया गया है वही वह कार्य करे। सैनिक का कार्य है राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करे, दंगे फसाद हो तो उन दंगे फसादों का समापन करे। उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है, उत्पादन से रिलेटेड सारे कामों को करे। फिर अगली बात कही, जो राजा होगा वो हर व्यक्ति नहीं बन पाएगा, यानी कि हमने आपको बताया ना कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका है। तो उसी तरीके से राजा वही बनेगा जिसके पास शिक्षा का परम ज्ञान हो, यानी कि परम ज्ञानी प्रकार का ही व्यक्ति राजा बनेगा। हर व्यक्ति राजा नहीं बन पाएगा। फिर तीसरी बात की कि वह साम्यवाद का पालन करेगा, और साम्यवाद में परिवार विषयक और संपत्ति विषयक, इन दोनों को मैं पहले बता चुका हूं इसी वीडियो में। फिर अगला नियंत्रण क्या लगाया कि उसने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है वह नियंत्रित होनी चाहिए, राज्य का विस्तार भी नियंत्रित होना चाहिए, और राज्य के सभी व्यक्ति कर्तव्य का पालन करते रहें, यह राजा का दायित्व होगा। तो ये जो नियंत्रण थे राजा पर वो इस प्रकार है। राजा न्याय व्यवस्था बनाए रखे, राजा को परम ज्ञानी होना चाहिए, साम्यवाद का पालन करे जिसमें परिवार विषयक और संपत्ति विषयक साम्यवाद शामिल है, जनसंख्या नियंत्रण रखे, राज्य का विस्तार नियंत्रित रखे और सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करें। इस प्रकार की व्यवस्था राजा करेगा। अब आपने देखा कि प्लेटो ने जो अपनी बात लिखी उसको हमने पढ़ लिया। अब हमें आलोचकों को पढ़ना है, क्योंकि सिद्धांत बनाते समय जो तत्कालीन विद्वान होते हैं, बाद के जो विद्वान होते हैं, वो तो दूरबीन लगा के केवल कमियां ही देखते हैं। उन्हीं कमियों को हमें अब देखना है। तो अभी तक आपने प्लेटो का सिद्धांत पढ़ा, अब ये जो बाहरी लोग हैं जो घुस चुके हैं प्लेटो के सिद्धांत में, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको हमें देखना है। तो जो दार्शनिक राजा है उसकी समस्या क्या है, आखिर जो प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करता है क्या वह संभव है हो पाना या नहीं हो पाना है, या संभव भी हो गया तो आखिर उसकी क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन समस्याओं को भी हम जरा जान लेते हैं। समस्या पहली है कि यह एक अव्यवहारिक योजना है। अव्यवहारिक योजना कैसे है कि भाई जो प्लेटो है वह जिन जिन बातों को कहता है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अब शिक्षा व्यवस्था के तहत उसने कहा कि जो 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेगा वही राजा बनाया जाएगा। और क्या पता है कि जो 50 साल तक राजा बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करेगा वह धैर्य के साथ शिक्षा ग्रहण ही करेगा, या हो सकता है 50 साल तक शिक्षा ग्रहण किया, 50 साल के बाद 51 साल में उसकी मृत्यु हो गई, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति की डेथ हो गई। फिर अव्यवहारिक कैसे है कि आप कैसे, मतलब जो दार्शनिकता का पैरामीटर है वह क्या है, क्या दार्शनिकता का पैरामीटर है, और आप क्या मानते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि परिवार विषयक साम्यवाद। अरे भाई, लोगों का जब परिवार होता है तो परिवार के प्रति उसके जो कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो उसको परिवार से सपोर्ट मिलता है। अब कौन इसको पढ़ाएगा, इस राजा को कौन पढ़ाएगा? अरे कभी कभी ये होता है कि इसके माता पिता नहीं हैं तो इसके ससुराल वाले ही कभी कभी पढ़ा देते हैं, या कौन सोचेगा कि हम अपने बेटे को इतना पढ़ाएं लिखाएं जो बाद में ब्रह्मचारी बन जाए और शादी ही नहीं करे, विवाह ही नहीं करे। अब आप राजा कह रहे हैं कि राजा के पास संपत्ति नहीं होगी, और संपत्ति में तो आने जाने के लिए साधन भी होते हैं, गाड़ी मोटर भी होती है। और मान लीजिए राज्य की ये सीमा है, राजा यहाँ है, यहाँ पर अटैक हो गया, राजा के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगी, कैसे जाएगा? जब तक ये पहुंचेगा पैदल पैदल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राज्य का पर यहाँ तक हो सकता है पड़ोसी देश या जो आक्रमणकारी देश है वो इस पर विजय प्राप्त कर ले। तो ये सब ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर कहा जाता है कि अब मतलब अव्यवहारिक योजना है। फिर इसकी अगली आलोचना की जाती है कि निरंकुश राज्य की स्थापना कर रहा है।
निरंकुश राज्य की स्थापना का मतलब क्या हुआ भाई? कहते हैं ना कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट बनाती है। और आप वैश्विक स्तर पर देखे होंगे मुसोलिनी, हिटलर, लोगों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्र प्रमुख है और राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए आप लोग अपने प्राणों की आहुति दें। आप जिंदा रहें ये जरूरी नहीं है, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। मतलब अधिकारों की कोई बात नहीं है। निरंकुश राजा, उसके पास संपूर्ण शक्तियों को आपने दे दिया, संविधान से उसे आपने बांधा नहीं। आज का वैश्विक युग में या वर्तमान आधुनिक युग में क्या है? विधि के शासन की बात होती है। किसके? विधि के शासन की बात होती है। लेकिन ये तो विधि के शासन की भी से मेल नहीं खाता भाई। विधि के शासन में क्या होता है? विधि की सर्वोच्चता होती है, कानून का शासन होता है, लोगों के अधिकार होते हैं। अब यहाँ क्या अधिकार हो गया? यहाँ तो राजा जो अधिकार देगा, तो राजा का फरमान ही सब कुछ है। राजा बोल देगा। आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते होंगे तुगल की फरमान, मुद्रा बंद, राजधानी परिवर्तन, आज रात 8 बजे ये होगा, कल रात 8 बजे वो होगा, आज रात 8 बजे इमरजेंसी लागू। ये सब क्या है? आपने देखा है इमरजेंसी का पीरियड भारत में? जेलों में जगह कम पड़ गई, इतने लोगों को उसमें ठूंस दिया गया। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को जेल के अंदर डाल देते थे। तो ये जो निरंकुश शासन की आप बात करते हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। फिर आलोचना किस आधार पर की जाती है कि भाई आप जो परिवार विषयक साम्यवाद की बात करते हैं, वो परिवार विषयक साम्यवाद लागू नहीं हो सकता। फिर आप जनता को मशीन का पुर्जा मात्र बना दे रहे हैं, यानी कि सारा अधिकार आपने दे दिया है राजा को, और राजा ने जो वर्ग डिसाइड कर दिया, यानी कि उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये कैसे संभव है? भाई संभव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शोषण होगा, कि जो उत्पादक वर्ग है उसका कभी मन किया कि चलो सेना में भी कुछ काम कर लेते हैं। आप कह रहे हैं आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा, उत्पादक वर्ग उधर जाएगा नहीं। आप सैनिक को कह रहे हैं कि चाहे युद्ध हो या ना हो, आपको राष्ट्र की सुरक्षा ही करना है, बाउंड्री लाइन की सुरक्षा ही करना है। अब सैनिक के पास छुट्टी है तो उसे घूम टहल लेना चाहिए, या हो सकता है कि सैनिक है ये कोई उत्पादन का कार्य करने में लग जाए, जब युद्ध हो तो इधर आ जाए। लेकिन प्लेटो कहता नहीं, आपको जो कार्य दिया गया है आप वही करें। यानी कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को इसने स्वीकार किया, और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत कुछ स्तर तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में ठीक नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। फिर आप देखते हैं कि वर्तमान युग में अधिकारों की खूब बात होती है, लेकिन प्लेटो ने क्या अधिकार दिया है? सारा अधिकार तो उसने राजा को दे दिया है, और नागरिकों को तो कोई अधिकार दिया ही नहीं। तो ये भी आलोचना की जाती है। फिर अगली आलोचना की जाती है कि अधिक ज्ञानी व्यक्ति शासन चलाने में दक्ष नहीं होते। ये कहना कि जिसके पास परम ज्ञान है वही अच्छे शासन का संचालन करेगा, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय इतिहास में, भारतीय राज्य व्यवस्था में आप देखते हैं, जैसे बहुत से लोग उदाहरण देते हैं मनमोहन सिंह जी का, कि मनमोहन सिंह जी परम ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन शासन संचालन ऐसे नहीं कर पाते थे। ये अपने मंत्रियों को कुछ कहते थे तो मंत्री कहते थे नहीं, ठीक नहीं है। जैसे एक बार लालू जी का प्रकरण आया, लालू जी को कहा गया कि आप रेल मंत्री ना बने और कोई मंत्री पद ले लीजिए। लालू जी ने कहा नहीं, हम रेल ही चलाएंगे। तो शासन संचालन में दिक्कत हो रही है कि प्रधानमंत्री चाह रहा है कि कोई और बने, लेकिन मंत्री चाह रहा है कि हम जो पद चाहेंगे हम उसी पद को लेंगे। तो एक कहा शासन संचालन में तो अव्यवस्था है ना। तो इस आधार पर भी कहा जाता है कि जो परम ज्ञानी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो शासन संचालन में बहुत दक्ष हो। तो ये सब आधार हैं। और विशेष आलोचना जो कार्ल पॉपर है इसने बहुत की है प्लेटो की। और कार्ल पॉपर ने कहा कि जो प्लेटो है ना, यह स्वयं राजा है और इसकी किताब भी उसका राज सिद्धांत है। यानी कि इस प्रकार से उसकी आलोचना की कि प्लेटो के जो सिद्धांत है उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब हमने ये पढ़ लिया कि प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है, दार्शनिक राजा के लिए उसने तर्क क्या दिए, और आलोचकों के द्वारा जो आलोचना की गई। अब हम देखते हैं इसका एक मूल्यांकन।
और मूल्यांकन में हमें क्या देखना है कि इसका मूल्यांकन देखते हैं, और मूल्यांकन में हम कुछ अच्छी बातें देख सकते हैं या कुछ प्रासंगिकता देख सकते हैं कि आखिर जो दार्शनिक राजा की बात कर रहा है उसकी प्रासंगिकता क्या है। जैसे उसकी पहली प्रासंगिकता में देख सकते हैं कि इसने कहा कि राजा दार्शनिक होना चाहिए। क्या? और दार्शनिक का मतलब ये हुआ कि उसके पास शिक्षा बृहद स्तर पर होनी चाहिए, और शिक्षा का मतलब ये हुआ राज संचालन की शिक्षा, कूटनीतिक शिक्षा, सारी शिक्षाएं होनी चाहिए। और आज आप देखते हैं कि अगर राजा के पास से गुण नहीं है, जैसे आप यूक्रेन वाला मामला देख लीजिए। रूस कह रहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति से कि देखिए आप ज्यादा नाटो की तरफ हाथ मत फैलाइए, उसकी तरफ आप ज्यादा आस्था मत रखिए, लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं मान रहा था। यूक्रेन का राष्ट्रपति दूसरों के कंधे पर गोली चला रहा था, दूसरों के बातों पर भरोसा कर रहा था। अंत में रूस ने अटैक कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि भले इतने दिन तक यूक्रेन युद्ध हो रहा है, यूक्रेन भले उसके सामने खड़ा है, लेकिन जाके यूक्रेन की जनता की तबाही देखिए, हर स्तर पर उसकी तबाही हो गई है। तो अगर ये जो यूक्रेन का राष्ट्रपति होता है दार्शनिक टाइप का होता, उसको इस बात की समझ होती कि हमारे पास वास्तव में क्या शक्ति है कि हम रसा से उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हैं, तो अगर इस बात का एहसास या अनुभव से होता तो शायद यूक्रेन की जो स्थिति तबाह लगातार हो रही है ये नहीं होती। तो प्रासंगिकता देखिए प्लेटो के दार्शनिक राजा की। फिर अगली बात इसने कही कि भाई साम्यवाद, और साम्यवाद में इसने कहा कि परिवार विषयक और संपत्ति विषयक। आज आप देख रहे हैं इसकी प्रासंगिकता खूब दिखती है कि राजा का बेटा ही राजा बनाया जा रहा है। अरे राजा नहीं है, लोकतांत्रिक राजा है। आज किसी का फादर मुख्यमंत्री था, उसका बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। किसी का फादर प्रधानमंत्री था, उसका बेटा प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बन रहा है। अलग की बात है कि संभव नहीं हो पा रहा है, जहां संभव हो पा रहा है वो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार के जो लोग राजा बन जाते हैं, उनकी संपत्ति जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके घर की संपत्ति देखिए कितनी हो जाती है। जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है, जनता के रखवाले हैं, और इनकी रखवाली के लिए जनता के पैसे से सिक्योरिटी इनको दी जा रही है। क्या मतलब है, क्या कबाड़ा मचा के रखा है। तो प्लेटो की प्रासंगिकता तो देखिए साफ साफ प्रासंगिकता दिख रही है। फिर प्लेटो ने कहा कि भाई जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। आज वैश्विक स्तर पर लोग जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है कि पूरा विश्व परेशान है। सब लोग कह रहे हैं भैया रोको, लोग कह रहे हैं कैसे रोकें, हम नहीं रोक पाएंगे, हमारे भी तो संतानें होनी चाहिए। तो प्लेटो की प्रासंगिकता देखिए कि प्लेटो की प्रासंगिकता कितनी दिख रही है। फिर इसी तरीके से आज जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति कौन बना रहा है? राज्य तो बना रहा है। अरे भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसका निर्माण किसने किया? भारत सरकार, और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने जो चाहा वो कर दिया। नियंत्रण है कि नहीं है? सीधे बोल दिया कि 10वीं का बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण है? राज्य का नियंत्रण है। तो प्लेटो अप्रासंगिक कैसे है? प्लेटो तो प्रासंगिक है। फिर इसी तरीके से देखिए प्लेटो ने कहा न्याय होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और न्याय व्यवस्था में क्या है? उसने कहा जिसको जो कार्य दिया गया वो कार्य करे। सीधी सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आप देख रहे हैं, ये क्या है? सीधी सी बात यही है कि जिसका जो कार्य दिया गया है वही वो कार्य करे। अब भाई सैनिक का कार्य दिया गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा करो। अब सैनिक के कार्य हमारे संविधान में भी देख लीजिए कि सारे मूल अधिकार भी तो उनको नहीं मिलते। कोई सैनिक है वो मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि आज हम इस मिशन पर जा रहे हैं, नहीं बोलने दिया जाता। गोपनीयता का सिद्धांत दिखता है, ये भी तो दिख रहा है। तो ये सब आधार हैं जिन आधार पर प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो कुछ स्तर तक प्रासंगिक है, लेकिन संपूर्ण रूप से कुछ इसकी जो सिद्धांत है वह कल्पना
अतीत दिखाई देते हैं, उन पर कल्पनाओं का ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में जब अराजकता की स्थिति थी और राज्य के लोगों को बोलने के अधिकार नहीं थे, राज्य के लोग कोई अच्छी बात बताते थे, सुकरात के साथ क्या हुआ? सुकरात को मौत का घाट क्यों उतार दिया गया? उसने अच्छी बात बोली थी। प्लेटो ने एक बार अच्छी बात बोली, इसको बोरे में भर के बेच दिया गया। वो तो सौभाग्यवश इसका जहाँ बिकने गया वहाँ इसका शिष्य मिल गया। उसने कहा, गुरुजी आप यहाँ कहाँ? उसने कहा, पहले हमको जल्दी खरीदो, नहीं कोई और खरीद लेगा, फिर हम बताएंगे हम यहाँ कैसे। तो ये सब बातें हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्लेटो के सिद्धांत में कल्पनातीत बातों का जो प्रभाव है कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये जो कल्पनातीत बातें हम कह रहे हैं वह उस समय उस परिस्थिति में कल्पना नहीं, यथार्थता में देखी जा सकती हैं। और वर्तमान परिदृश्य में प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है कुछ स्तर तक दिखाई पड़ते हैं। जैसे परिवार विषयक साम्यवाद की बात है, नरेंद्र मोदी जी साहब को देख लीजिए, कहाँ परिवार है? ममता बनर्जी को देख लीजिए, कहाँ परिवार है? मायावती जी को देख लीजिए, कहाँ परिवार है? राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहाँ शादी किए? मनोहर खट्टर को देख लीजिए, कहाँ शादी किए? तो परिवार विषयक साम्यवाद भी तो दिख रहा है। अब संपत्ति विषयक साम्यवाद तो कम ही दिखता है। तो आज की क्लास यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको दार्शनिक राजा का जो प्लेटो का सिद्धांत है वह बहुत ही सरल और सहज रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का यहीं पर समापन। धन्यवाद।